अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। और जनाब है आज जुमा, तो जुमे के दिन हम करते हैं नेकी की बातें। और जुमे के दिन हम जो दिन का आगाज़ करते हैं वो अच्छी बातों के साथ करते हैं। और अच्छी बातों में जिस तरह से हम कहते हैं कि अपनी सराउंडिंग में इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, वहीं आज की अच्छी बात यह है कि जब भी किसी से कोई गलती हो जाए या फिर जब कोई आपसे कोई लड़ जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो उसको माफ़ कर दिया करें, क्योंकि माफ़ करने से, दरगुजर करने से आप खुद भी रिलैक्स हो जाते हैं, आपको भी टेंशन नहीं होती, और जो सामने वाला है उसके दिल में आपकी जो कदर है, इज़्ज़त है, वो और भी बढ़ जाती है। तो सबसे पावरफुल अगर कोई चीज़ होती है तो वो होती है माफ़ी। सबसे पावरफुल अगर कोई चीज़ होती है तो वो होता है अफ़ू दरगुजर, जिससे काम लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के दिन का आगाज़ इस खूबसूरत बात के साथ। लेकिन अभी हम आपके साथ में आज शेयर करने लगे हैं कि हमारी जो पॉलिटिशियन है, इससे पहले हम मरीम नवाज़ की बात की थी और हमने आपको बताया था कि मरीम नवाज़ जो है उनकी ड्रेसिंग कितनी ज़बरदस्त होती है और कितनी ग्रेसफुल वो सीएम है। आज हम बात करेंगे, हमारी एक पॉलिटिशियन है, बड़ी प्यारी सी पॉलिटिशियन है, शर्मिला फारूकी। जी हाँ, शर्मिला फारूकी की जो थी वो शादी की सालगिरह थी, जिसके ऊपर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत सी तस्वीर शेयर की है। इसके अलावा भी कुछ शूट हैं उनके, लेकिन सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, ये शर्मिला फारूकी के शूट्स हैं जो कि हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं और ये बड़ी प्यारी लग रही हैं। इसके अलावा इनकी जो शादी की सालगिरह है वो भी, उसकी तस्वीरें भी इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। और ये तो हमने आपको जो है वो शर्मिला फारूकी के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने ये खूबसूरत जो है वो ड्रेस वाली पिक्चर्स जो है वो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि हमारे घर में जो है वो बहुत सारे पेट्स होते हैं जिनकी केयर हमारी ज़िम्मेदारी होती है। कुछ लोग जो हैं वो बिल्लियाँ पालने के शौकीन होते हैं, और ये जो बिल्लियाँ होती हैं बड़ी क्यूट होती हैं, और फिर जब ये आपके घर में रहती हैं या पली हुई बिल्लियाँ होती हैं तो ये बहुत जो है ना आपको तंग भी करती हैं और आपको इन पे प्यार भी आता है। लेकिन जब इनकी सफाई सुथराई की बात आए तो बड़ा मुश्किल होता है कि इनके नेल्स कैसे कट किए जाएँ, और इनके नेल्स कट करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ता है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है, ज़रा देखिए। चले जी, तो आपने देखा कि ये स्मार्ट तरीका वैसे है, आइडिया बड़ा ज़बरदस्त था। आपने जो है वो बिल्ली को अंदर डाला उस प्लास्टिक के जार में, और वो ये समझ रही होगी कि पता नहीं क्या हो रहा है, और जल्दी से उसके आपने नेल जो है वो कट कर दिया। अब कुछ बात कर लेते हैं भाई खाने पीने की। खाने पीने की चीज़ों में जो है वो डेफिनेटली जब वीकेंड स्टार्ट होता है, स्पेशली जब फ्राइडे वाइब्स स्टार्ट होती है, तो उसके साथ साथ खाने पीने की वाइब्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज शेयर की जाएँ। तो ये रेसिपी देखिए कि कैसे चिकन नगेट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में। चले जनाब, तो आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये क्विकेस्ट जो है वो रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा भाई, अब कुछ बात कर लेते हैं कि शादी सीज़न है, और शादी सीज़न में जो है वो बेंगल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन होती हैं। तो ज़रा देखें कि बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो कि एक ही टोकरी में आपके लिए हम लेकर आए। अच्छा जी, तो ये तो आपने देखा, लेकिन अभी जो उर्वा की जो वेडिंग है वो बड़ी जो है वो वायरल है, उसकी पिक्चर्स, और लोग उसकी पिक्चर्स के बारे में बड़ी बातें करें। तो हमारे पास कुछ और पिक्चर्स हैं जो आपके साथ में शेयर करते हैं उर्वा की शादी की। अच्छा जी, तो उर्वा की शादी की जो पिक्चर्स हैं और वीडियोस हैं वो आती जा रही हैं, और डेफिनेटली जो है वो और भी हम चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे जैसे जैसे जो है वो सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो अब जो है आपको लेके चलते हैं कि एक और प्यारी सी एक्ट्रेस हैं जिनका ये शूट है, उनका नाम है हानिया। ये शूट देखिए। चले जी, ये हानिया का शूट है और बड़ा ज़बरदस्त शूट है, और आप देख सकते हैं कि इसके जो कपड़े हैं, जो ड्रेसेस हैं, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। और ये पिंक कलर में जो है वो हानिया ने शूट करवाया है, और बड़ी ज़बरदस्त जो है इनकी पिक्चर्स आई हुई हैं और बड़ी प्यारी ये लग रही हैं। और इसमें जो इनके हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल इनके जो एक्चुअल हेयर स्टाइल है ना हानिया का, वो एक्चुअल में है ही ऐसा। क्योंकि हानिया को आपने ड्रामों में भी देखा होगा, सब जगह देखा होगा, लेकिन हानिया का जो अपना रियल हेयर स्टाइल है वो यही है। और ये आई वंडर कि जिस तरह से ये मैनेज करती हैं अपने एक्सटेंशंस वगैरह, वो बहुत अमेजिंग लगते हैं इनके ऊपर, और ये उसमें बड़ी प्यारी भी लगती हैं। लेकिन आप ये देखें कि कितनी ज़बरदस्त इनकी जो है ये शूट है, और ये इसमें बड़ी प्यारी लग रही है हानिया। और इसमें इन्होंने जो है वो कलरफुल थीम रखी हुई है। प्रिंट आजकल ना वैसे प्रिंट भी बहुत इन है, 2 पीस प्रिंट आप देख लें, या फिर प्लेन के साथ जो है वो आप दुपट्टा, जैसे मैंने वेयर किया हुआ है कि आपको प्रिंटेड या फिर गरारे, या फिर जो है ना वो बहुत सारी लॉन्ग शर्ट्स, इस तरह की जो चीज़ें ना आजकल बड़ी इन है। अच्छा, अब चलते हैं जी, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज आपके साथ में बड़ी सारी रेसिपी शेयर करेंगे, क्योंकि बस वीकेंड का आगाज़ हुआ चाहता है, क्योंकि हम जो है वो फ्राइडे से कंसिडर कर लेते हैं कि बस अब 3 दिन जो है वो थोड़े से आराम के हैं। तो चल के देखते हैं कि ये अफ़गानी ऑमलेट कैसे बनेगा।
तो है ना बड़ी ज़बरदस्त सी डिश। क्योंकि मुझे ये बड़ा आइडिया ना बड़ा ज़बरदस्त सा लगा, क्योंकि हम अंडा तो खाते ही हैं, तो अगर हम इस तरह का अंडा खाएं तो ये तो बड़ी जो है ना एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, डिफरेंट सा टेस्ट हो जाएगा। और शिमला मिर्च है इसमें, फिर प्याज है इसमें, और बड़ा सादा सा है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त सा है। और ये है अफ़गानी ऑमलेट। अब भाई टोटके की बात कर लेते हैं। और टोटका जो है वो अचानक ही आता है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त टोटका आता है। तो आज जो है वो टोटका मेरे पास है कि जी आपकी जो ब्रीदिंग होती है, यानी जो आपकी सांस से या मुंह से जो आपकी बदबू आती है, उसको दूर भगाने का आसान तरीका क्या है। अच्छा, इसके बारे में बात करूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये एहसास भी नहीं होता कि उनके मुंह से स्मेल आ रही है, लेकिन वो ब्रश भी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। तो अब ऐसे लोगों के लिए ये टोटका है, ये इस्तेमाल करके देखें ये टोटका, कि अगर सांस की बदबू से परेशान है तो बस रोज़ाना सौंफ और इलायची चबाएं, बदबू आपकी गायब हो जाएगी। या फिर एक और चीज़ आप कर सकते हैं, नीम गर्म पानी में लीमू का रस मिलाकर गरारे करें, तो फिर सांस जो है आपकी जो ब्रीद है वो बहुत तरोताज़ा हो जाएगी। तो इसके लिए टोटका बड़ा ज़बरदस्त है कि आपने क्या करना क्या है कि आपने रोज़ाना सौंफ और इलायची चबानी है और फिर बदबू जो है वो गायब हो जाएगी। तो ये जनाब मैंने आपके साथ में शेयर किया। और अब हम बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। और भाई ये ख़बर क्या है, अच्छा कराची में जितने लोग रहते हैं ना उनके बारे में ये बातें तो की ही जाती हैं कि भाई मोबाइल खो गया, और जिसका मोबाइल नहीं खोया होता लोग यही कह रहे होते हैं यार वाओ हाउ लकी। मगर यहाँ पर जो है हमारे बाबर आजम, वो कराची में हो या ना हो लेकिन एक बड़े स्टार हैं, इनका खो गया है सेलफ़ोन। यानी बाबर आजम का मोबाइल खो गया है और बाबर आजम परेशानी में है। और फिर बाबर आजम ने इस हवाले से इंस्टाग्राम पर जो है वो अपना स्टेटस भी लगाया कि भाई जब मेरा फ़ोन वापस मिल जाएगा तो आई गेट बैक टू यू, फिर मैं वापस आऊँगा और फिर अपनी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया की स्टार्ट करूँगा। तो उन्होंने स्टोरी शेयर की और बताया कि भाई मेरा जो फ़ोन है वो खो गया है और जो मेरे नंबर्स थे ना सारे वो भी खो गए हैं। तो जैसे ही सारे नंबर्स मेरे पास वापस आते हैं, फ़ोन मिल जाएगा, तो मैं सबसे दोबारा रब्ता कर लूँगा। तो दिस इज़ वेरी सैड कि जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो किंग हैं, जो किंग आज़म है, बाबर आजम है, उनका खो गया है फ़ोन। और फॉलोवर्स के लिए जो है ये एक सेट बैक है, क्योंकि पता नहीं अभी बाबर आजम जो है दोबारा से कब वापस आएंगे और अपने फैंस को जो है वो एंटरटेन करेंगे। तो ये तो मैंने आपके साथ में ख़बर शेयर की। नाउ हम चलते हैं अमेरिका। और अमेरिका में वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है, आप जानते हैं कि ट्रंप के आने के बाद से बड़ी सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एक और चेंज भी आया है। और इस चेंज के बारे में न्यूयॉर्क में बड़ी बातें हो रही हैं, कैलिफोर्निया के लोग भी बड़ी बातें कर रहे हैं, मतलब वो पूरे अमेरिका में काफ़ी बातें हो रही हैं। और ये जो खबर है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट कि ट्रंप ने ट्रांसजेंडर एथलीट पर ख़वातीन के खेलों में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। तो भाई गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं और इस हुक्म के बाद ट्रांसजेंडर एथलीट ख़वातीन के स्पोर्ट्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर 5 फरवरी को व्हाइट हाउस में दस्तखत किए। अब इस हुक्मनामे के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से ट्रांसजेंडर एथलीट्स को ख़वातीन के खेलों में हिस्सा लेने और ख़वातीन के लॉकर रूम्स इस्तेमाल करने की इजाज़त देने वाले तालीमी इदारों को फ़ंड नहीं दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी इंतज़ामिया मर्दों को ख़वातीन खिलाड़ियों को मारते हुए नहीं देखेगी। तो ये स्टेप लिया गया है भाई ट्रंप की जानिब से, और आई थिंक इट्स अ बिग इनिशिएटिव। और उन्होंने कहा है कि वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि जो है वो ख़वातीन को वहाँ पर इस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो जनाब ये तो थी आज का हमारा ओवरऑल सारी वो टॉप स्टोरीज़, वो वायरल वीडियोज़, वो सारे फ़ोटोशूट, रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ में जल्दी जल्दी शेयर की, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जी हाँ, आज तो एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी भी हमारे साथ में आ रही हैं जो कि आपको बताएंगी कि कराची का कल्चर, कराची का फूड उन्हें कैसा लगा। नाम मैंने अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना, लेकिन वो हैं बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी एंड आई होप कि उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा अभी टॉप स्टोरीज़ होंगी, सिटी अपडेट्स होंगी, तो देयर इज़ लॉट मोर कमिंग अप। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे सीनियर रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है, आजिज़ भाई ने और महराज भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? जी, टॉप स्टोरीज पे बढ़ने से पहले ना आप दोनों भी सुने और अवाम भी सुने कि सिटी अपडेट्स क्या है आज की हमारी। और सिटी अपडेट्स में सबसे पहले आज हम जो है वो फ्लाइट्स पे बातें कर लेते हैं कि भाई कौन सी फ्लाइट मनसूख होने जा रही है और कौन सी फ्लाइट जो है वो आज जा रही है अपनी डेस्टिनेशन पर। तो तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस आज कराची से रवाना होने वाली 5 परवाजें मनसूख हैं। अब ये कौन कौन सी 5 परवाजें हैं? ये है कराची से लाहौर सीरीन एयर ER522 कैंसिल, कराची से इस्लामाबाद सीरीन एयर ER504 कैंसिल, कराची से इस्लामाबाद एयर ब्लू की परवाज PA208 मनसूख,
कराची से लाहौर एयर ब्लू की परवाज PA402 ये भी कैंसिल हो गई, तो जहाँ कौन सी रही है? कराची से इस्लामाबाद PIA की परवाज PK370 मनसूख। अच्छा जी, ये भी हो गई है कैंसिल। तो ये तो जी फ्लाइट शेड्यूल है। अब कुछ आ जाते हैं हम भाई, सबसे पहले ना खाने पकाने की बातें कर लेते हैं, क्योंकि भाई आप लोगों ने खाना पकाना होता है और जल्दी जल्दी आप लोगों ने जाके सौदा भी लाना होता है, और हमारा फ़र्ज़ है आपको बताना ये जो कमिश्नर कराची के रेट्स हैं वो क्या हैं, दालें एक्चुअल किस प्राइस में है और आप जाके किस प्राइस में लेते हैं। तो दालों के जो रेट्स हैं वो क्या हैं जी? दालों के रेट्स यूजुअली स्टैटिक ही होते हैं, लेकिन आज हम आपके साथ में शेयर करते हैं थोड़े से स्लाइटली चेंजेस आए हैं जो है प्राइजेस में। मार्च की दाल जो है उसका होलसेल प्राइस है 405 यानी 405 और रिटेल प्राइस है 425, ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद मूंग की दाल जो है उसके होलसेल प्राइस है 310 और रिटेल प्राइस है 325। अच्छा, फिर मसूर की दाल जो है उसके होलसेल रेट है 250 और फिर उसके जो रिटेल प्राइस है वो है 262 और फिर दाल चना जो है उसके प्राइस है 340 और फिर उसके बाद उसकी जो रिटेल प्राइस है वो 355 और काबली चना ये जो काबली चना जो है ये रमज़ानों में बड़ा बनाया जाता है, तो ये काबली चना जो है ये इसके होलसेल प्राइस है 310 और फिर रिटेल प्राइस जो हैं वो इसके हैं 325। तो ये हमने आपके साथ में जो है वो शेयर किए प्राइजेस। अब कुछ बात कर लेते भाई सोने की, लेकिन सोने की कीमतों से पहले चिकन के प्राइजेस, मटन प्राइजेस और अंडों के जो हैं प्राइजेस वो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं और थोड़ी ही देर में पॉपअप हो जाएंगे हमारी स्क्रीन में, तो आप देख सकेंगे कि इन तमाम चीज़ों के जो प्राइजेस हैं वो आपके सामने होंगे। चिकन जो है वो 650 रुपये किलोग्राम है, जबकि मटन जो है वो 2000 है और फ़िश जो है वो 600 हो गई है ऑलमोस्ट। तो ये साथ साथ जो है वो आप देखेंगे कि ये पॉपअप भी हो रहे होंगे। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है वो मौसम और करेंसी। मौसम और करेंसी जो है ये इनके स्टैट्स क्या हैं, दिन भर मौसम कैसा रहेगा, ये भी हमारी स्क्रीन पर शो होगा, तो थोड़ी देर में आप देख सकेंगे और जान सकेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। अब बात कर लेते हैं मसले की, जो कि है सेल्स, कपड़े, शॉपिंग। अच्छा भाई, ये जो सेल है ना आज कहाँ कहाँ लगी हुई है ये मैं आपको बताती हूँ कि आज सेल कहाँ कहाँ पर है। तो आज जो सेल है वो है फर्स्ट स्टेप पर। अच्छा जी, फिर उसके बाद है इंसिग्निया, फिर है उनजे लंदन और फिर है सर्विस के ऊपर ये 30% ऑफ पे सेल लगी हुई है। तो आप जा सकते हैं और यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अब कुछ सोने के प्राइसेस जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि आपने अभी कर ली थोड़ी सी सस्ती शॉपिंग, अब हम आपको कराते हैं महंगी शॉपिंग अगर आपने करनी है। तो सोने के जो दाम है वो है, सोने की मुसलसल बढ़ती कीमतों को अब ब्रेक लग गया। चलिए जी, मुबारक हो, बढ़ी थी कीमतें रुक गई और फ़ी तोला सोने में 900 रुपये कमी। फ़ी तोला सोना 2,98,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने में 772 रुपये कमी हुई और 10 ग्राम सोना 2,56,087 रुपये का हो गया आलमी मार्केट में। $9 की कमी से 2,859 फी ऑन्स का हो गया। और चांदी की अगर बात करें तो भाई चांदी जो है 1 तोला वो है 23 रुपये कमी से 3,327 रुपये पर पहुंच गई है। तो ये तो हो गई सारी सिटी अपडेट्स। आजिज़ भाई, मिराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ एक और अहम अपडेट जो मैं आपके साथ में शेयर करती चलूँ कि सिंध में 14 फरवरी को शब बारात के मौके पर तमाम तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया गया है। महकमा तालीम सिंध ने जुमा 14 फरवरी शब बारात के मौके पर तातील का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 शाबान को तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातील होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारी टॉप स्टोरीज पे और महराज भाई और आजिज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और महराज भाई, ये जो सिटी अपडेट्स वगैरह हम बताते हैं जी, इसके बाद फ़ौरन से जाके आप सेल्स पे जाते हैं, मतलब भाभी को बताते हैं आप फ़ोन करके कि भाई यहाँ सेल लगी हुई है, आप जाएं और ज़रा शॉपिंग वॉपिंग कर लें? नहीं देखिए, क्योंकि ये सेल अपडेट्स के बाद ही जो है ना लोग निकलते हैं कि भाई यहाँ पता कर लें और फिर निकले हम। हाँ, अच्छा, वैसे आपको एक बात बताऊं, खवातीन को खास तौर पे इन सेल्स का ना पहले से पता होता है, ज्यादातर पता होता है, सर्च कर रहे होते हैं ना वो लोग कि भाई तो कहाँ क्या चीज है। भाई बहैसियत शौहर उसको जाके क्या जरूरत है कि वो बताए कि नहीं फला जगह पे सेल लगी है, ताकि वो जो है उसका खर्चा बढ़ जाएगा भाई, बात तो यही ना। तो मैं तो नहीं बताता भाई बिल्कुल। आजिज़ भाई आप? नहीं जी, मैं महराज भाई से मुत्तफिक हूँ इस मामले। अच्छा, आप छुपा लेते हैं ये वाली खबर, आप घर में नहीं देते? आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तमाम जो सेल्स बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनके अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे साइट्स बनी हुई हैं, वो ऑलरेडी हर किसी को अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे जो ख़रीदार होते हैं जिन्होंने एक बार अगर शॉपिंग कर ली ना, उनके मोबाइल नंबर्स उनके पास होते हैं, वो उसी वक्त अपडेट, उनको व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं, उसी वक्त अपडेट्स भेज देते हैं कि फलां फलां चीज़ों की सेल है, फलां फलां पे रेट कम है। आप
ने और हमने कोई बात करने से पहले ही बच्चियां और वाइफ ये बोलना शुरू करते हैं कि फिला फिला जगह पे सेल है, हाँ। फिला फिला रेट है, फिला फिला कपड़े सस्ते हो गए हैं। सही। ये तो हमसे ज्यादा न्यूज़ के लोग हैं हम, लेकिन इस मामले में खवातीन हमसे ज्यादा अपडेट है। सही कह रहे नहीं तो हैं इसमें कि- आप लोगों को ये अंदाजा नहीं होता कि जो सेल लगाई हुई है, तो मैंने तो अक्सर नोट किया है हाँ कि भाई एक चीज अगर है ही 8,000 की, सही। तो वो उसके रेट लिखते हैं 10,000, हाँ। और उसके बाद 30% ऑफ देगी। देखिए ये जो है ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है सब लोगों की, और इसके मसले पे ना तो बहस करना ही बेकार है, क्योंकि कभी कभी सेल में ना हाँ। काफी अच्छी चीजें मिल भी जाती है। मतलब अगर एक ड्रेस आपने देखा है 2-3 महीने पहले 10,000 का, और वो आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 6-7 हजार का, तो चलिए जी काफी उसमें फायदा भी हो जाता है ना। लेकिन ये बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि वो तो सेल में ना प्राइस बढ़ा देते हैं, और बात उतनी होती है कि नहीं, एक उतने में ही point वो आप लेके आते हैं और आप इसमें- खुश हो रहे होते हैं कि जी आपने सेल में से कपड़े खरीदे हैं। एक पॉइंट इसमें ये भी है जो महराज भाई ने बात की हाँ कि जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं हाँ उनके पास स्टॉक होता है, चीज़ें स्टॉक होती हैं, कपड़े खास तौर पे। सही। जैसे सर्दियों का मौसम अब ख़त्म होने जा रहा है, तो सर्दियों का स्टॉक बच गया, वो चाहते हैं कि आइंदा साल तक रखने से बेहतर है हाँ। थोड़ा सा प्राइस कम कर दो ताकि लोग उसको ख़रीदें। तो ये खरीदें, भी एक हाँ। एडवांटेज वो लेते हैं। हाँ। दूसरा, आने वाले सीजन में नए ब्रांड्स मंगवाने से पहले वो चाहते हैं कि पुराना जो स्टॉक है उसको निकालें ताकि नए ब्रांड्स खरीदे जाएं। तो ये थोड़ा सा, चूंकि उन्होंने अपने पैसे तो निकाल लिए होते हैं, अगर एक चीज़ फर्ज करें हमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये जो सर्दियों के कपड़े हैं 3 महीने की ख़रीदारी के दौरान उनके अपने कपड़े तो अपने उनके जो प्राइस हैं उन्होंने हाई रखे हैं, क्योंकि मार्केट डिमांड, जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस हाई होते हैं, जब हाँ। डिमांड कम और होती है स्टॉक कम हो तब भी वो लगा देते हैं ना प्राइस उसको, कम करते हैं। हाँ, तो पैसे फिर वो तभी- अपने निकाल चुके होते हैं। सही। 3 महीने अगर हाई प्राइस पे उन्होंने सेलिंग की, हाँ। पैसे तो निकल गए, उसके सही। बाद वो थोड़ा सा मार्जिन देते हैं लोगों को ताकि पुरानी चीजें निकल जाए। ताकि पुरानी चीजें निकल जाएं। अच्छा आजिज भाई, हैदराबाद में क्या हो रहा है ये? क्योंकि ये खबर जो है वो डेफिनेटली हम सब कल से ही देख रहे हैं, और इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या मामलात हैं, ये क्यों वुकला बहुत बड़ा मसला हो गया है। सरापा एहतजाज। हाँ। ये दोनों लोगों का कानून से ताल्लुक है, देखा जाए तो हाँ। पुलिस का भी कानून से ताल्लुक है, वकला का भी लाश है। हाँ, दोनों सही, कानून, हाँ। यानी ये वो लोग हैं, दोनों वो शोबे हैं जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जो कानून पे अमल करवाते हैं। लेकिन अफसोसनाक सूरत रहता है कि दोनों शोबे कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। हाँ। यानी वकला का कहना यह है कि जी वो हमारे एक वकील साहब की गाड़ी जा रही थी और पुलिस प्रोटोकॉल के सामने जा रही थी, उसको रोका है पुलिस ने, उस पर तशद्दुद किया है। उसके बाद उनका ये एहतजाज जो है शुरू हो गया। पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि वकला की एक तो काले शीशों वाली गाड़ी थी, और दूसरा जब उसको रोका गया तो उन्होंने वकला ने पुलिस वालों पर तशद्दुद किया। ज़ाहिर है फिर रिट कायम करने के लिए पुलिस ने उनको FIR भी दाखिल की और गिरफ्तार भी किया। लेकिन अब ये मामला बड़ा गंभीर हो गया है। अब वकला की डिमांड है कि जो SSP हैदराबाद हैं, हाँ। फारूक लंजार, उनको हटाया जाए। सही। 3 कोई SHOs बता रहे हैं, उनको हटाया जाए। अच्छा। और जो जबकि पुलिस का मौक़िफ़ ये है, पुलिस को डीमोरल किया गया है। इवन सूरत हाल इस हद तक पहुंची हाँ। कि पुलिस के हैदराबाद के जितने SHOs थे उन्होंने छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी। सारे SHOs, मतलब हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और दूसरा बड़ा डिविजनल हेडक्वार्टर है कराची के बाद, और मेरा ख्याल है कोई 40-50 थाने तो होंगे हैदराबाद के हुदूद में। तो इन तमाम थानों के जो SHOs हैं वो छुट्टी पे चले गए, सब अपनी दरखास्तें छोड़कर। हाँ। उन्होंने कहा जी पुलिस की अना का मसला हो गया, पुलिस की ईगो का मसला हो गया, पुलिस जो कानून नाफिज करने वाला इदारा है उस पर टार्चर हुआ, उस पर तशद्दुद हुआ, बजाय कार्रवाई करने के पुलिस को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है, इसलिए पुलिस वाले छुट्टियों पे चले गए। तो ये एक अजीब कानूनन पे एक अजीब खाल पैदा हो गया। अगर पुलिस एहलकार छुट्टियों पे चले गए, अगर ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर अमन अमान की सूरत हाल क्या होगी, तस्वुर करें। अगर हैदराबाद, मैंने कहा जैसे दूसरा बड़ा शहर है, अगर उसमें पुलिस शहर में हो ही ना, पुलिस SHO थाने को हेड करता है, स्टेशन हाउस अफसर है, अगर वो होगा नहीं तो थाना कैसे चलेगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत। अब मैंने सुना है कि रात गए IG सिंध और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने इसका नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि बैठ के वकला के साथ मामलात को सेटल किया जाए। आज कराची बार ने हड़ताल कर रखी है इस वक्त। अच्छा। तमाम जो कराची बार के वकला हैं
उन्होंने स्ट्राइक पर हैं, उन्होंने कहा कि वो केसेस नहीं लड़ेंगे जब तक कल शाम को यहाँ पे रात में कराची के वकला ने यहाँ पे मुजाहरा किया 3 तलवार पे। और अब ये बात हो रही है कि सिंध बार काउंसिल और सिंध भर के वकला जो हैं इस मामले के पे हो सकता है कि सिंध भर के वकला स्ट्राइक पे चले जाएं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मामला गंभीर हो गया है। ये बिल्कुल ठीक है कि आईजी सिंध और वज़ीर दाखिला को बैठकर इस मामले को हल करना चाहिए। अगर किसी का कसूर बनता है, चाहे पुलिस वाले का कसूर बनता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। अगर लेकिन अब अना दोनों तरफों से अना को छोड़ना चाहिए, ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। प्रॉब्लम वही आ रही है कि दोनों तरफ की जो ईगो है ये कैसे खत्म हो। तो शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब एक और डेवलपमेंट जो कि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और हमें बड़ा फ़ख्र है इसके ऊपर। कराची में कसीरुल कौमी मश्क अमन और अमन डायलॉग 2025 की ये मीडिया ब्रीफिंग है, जिसके हवाले से मैं आपसे अब शेयर करने जा रही हूँ ये बातें सारी। कराची में कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2025 और पहले अमन डायलॉग की मीडिया ब्रीफिंग मुनक्किद की गई, जिसमें कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियल एडमिरल अब्दुल मुनीब ने मश्क की तफसीलात से आगाह किया। अच्छा जनाब, उसके बाद उन्होंने ज़ोर दिया कि बदलती आलमी सूरत हाल में बहरी तिजारती रास्तों की सिक्योरिटी इंतहाई अहम हो गई है और कोई भी मुल्क तन्हा इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी मकसद के तहत पाक बहरिया 2007 से हर 2 साल बाद मश्क अमन का इनेकाद कर रही है, जिसमें इस बार 60 से ज़ायद जो ममालिक हैं वो शिरकत कर रहे हैं। मश्क 7 से 11 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी और हार्बर फेज़ 9 से 7 फरवरी और फिर जो सी फेज़ है इसका वो 11 से 10 फरवरी पर मुश्तमिल होगा। इस दौरान सेमिनार्स, मुबाहिसे, ऑपरेशनल मुजाहरे, मुश्तरका बहरी हिकमत अमली मशक़ें, इंसदाद क़ज़ाकी और दहशतगर्दी ऑपरेशंस और बैनुल अक़वामी फ़्लीट रिव्यू भी शामिल होंगे। इस साल पहली बार अमन डायलॉग भी मुतारिफ़ करवाया गया है, जो आलमी बहरी क़यादत को मुश्तरका चैलेंजेस और हल पर तबादला ख्याल का मौका फ़राहम करेगा। एडमिरल अब्दुल मुनीब के मुताबिक अमन मश्क 2025 पाकिस्तान की बैरी टाइम सिक्योरिटी में अहम किरदार और इलाकाई और आलमी अमन के लिए इसके अज़्म को ज़ाहिर करती है। तो भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं महराज भाई, बड़ी ज़बरदस्त ये अमन मश्क होने जा रही है जी। आप क्या समझते हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी डेवलपमेंट है ये? बिल्कुल अच्छी बात है और हर साल तकरीबन ये अमन मश्क जो होती है बहरी खदमात जो बहरी उमूर हैं उनको देखने वाले जो हमारी एजेंसीज़ हैं लॉ इन्फोर्समेंट वो अपनी वर्किंग करती हैं। इस दफ़ा भी यहीं इनेकाद किया गया बहरे अरब में और उसमें 60 से ज़ायद ममालिक जो हिस्सा भी ले रहे हैं। तो बहरहाल देखिए ये तो दिफाई नौइयत की मश्क है और दीगर जो दुनिया में ममालिक हैं वहाँ भी ये होती है। हाँ बिल्कुल होती है। तो इससे एक तो ये फ़ायदा है कि क्योंकि अभी गुज़िश्ता कई सालों से आपने एक बात तो देखी होगी, हम हालत जंग में नहीं हैं, कहीं भी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी है। तो इसलिए ये मशक़ें करते रहना ज़रूरी है कि जाहिर सी बात है जो लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं और वहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं तो वो भी एक्टिव रहें और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाता है दुनिया भर में कि हमारी जो पाक अफवाज हैं वो इस काबिल है कि जो है किसी भी किस्म के अगर दुश्मन की तरफ से कोई उसको मौका मिलता है और कोई वो वार करता है तो उसका जो है जवाबी जो वार है भरपूर तरीके से जो है वो दे सकती है। सही। आजिज़ भाई आप ये अमन मशक़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं पाक बहरिया की तरफ से और इसके लिए कुछ रोज़ कबल मैंने देखा मात भी बड़े ज़बरदस्त किए गए थे। ख़ास तौर पे जिन एरियाज़ में मशक़ें हो रही हैं वहाँ सिक्योरिटी के साथ सफाई सुथराई और बहुत काम किया गया इस पर। इस अमन डायलॉग का मकसद ये है कि दुनिया भर को पाकिस्तान की जो बहरिया है उसकी जानिब से अमन का पैगाम दिया जाए कि दुनिया में सलामती और अमन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पैगाम तो ज़ाहिर दिया गया, लेकिन दूसरी बात जो मेराज भाई ने कही कि मशकों का मतलब ये होता है, दो अहम मतलब होते हैं। एक तो दुनिया के, जैसे आपने बताया अपने इंट्रो में कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के बहरिया के लोग इसमें शरीक हैं, 60 से ज़ायद ममालिक, यानी 60 से ज़ायद ममालिक की बहरिया के साथ पाकिस्तान की बहरिया मिलकर ये मशक़ें कर रही है। इसमें आपको अपनी कुव्वत का भी अंदाज़ा होता है, आपको अपनी ट्रेनिंग्स का भी अंदाज़ा होता है और ये भी अंदाज़ा होता है कि दूसरे मुल्कों के साथ हम किस हद तक साथ चल सकते हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक में भी इस तरह की मशक़ें होती हैं जिनमें पाकिस्तान की बहरिया जो है वो हिस्सा लेती है। तो एक तो इससे अपनी तवानाई का आपको अंदाज़ा हो जाता है, अपनी ट्रेनिंग से आपको अंदाज़ा हो जाता है। दूसरा कि दुनिया के साथ मिलकर
बाकी दुनिया को अमन का पैगाम दिया जाए। हाँ, बिल्कुल, यानी ये एक बड़ा इसका इसलिए मौजूई अमन मशक़े या अमन डायलॉग रखा गया है। और जिस तरह ये 60 ममालिक की सिर्फ मशकों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इनके बहरिया के सरबराहान या इनके जिम्मेदारान डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं। बैठकर बात भी की जाती है कि पूरी दुनिया को पूरे खित्ते को किस तरह पुरअमन बनाया जाए, जंगी जुनून से पाक किया जाए। ये भी इसका एक मोटिव है। चले जी, ये भी इसका एक मोटिव है और ये बड़ी अच्छी बात है। और इसकी पूरी डिटेल और जो इसकी पूरी ब्रीफिंग थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा, एक और जो कि आजिज़ भाई, बल्कि आजिज़ भाई से स्टार्ट करते हैं। आजिज़ भाई, सिंध जो है वो एक ऐसा सूबा है कि यहाँ पर 10,000 मसले हैं और सिंध गवर्नमेंट से हमें बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। सिंध गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती। हर साल रिजल्ट आते हैं, नताइज आते हैं, तलबा यहाँ एहतजाज कर रहे होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं। लेकिन अगर कंपैरेटिवली हम पंजाब की सूरत हाल देखें तो वहाँ पे सूरत हाल बड़ी बेहतर है। और जो मरीम नवाज़ हैं उनके इक़दामात अगर टुवर्ड्स स्टूडेंट देखें तो वो बड़े बेहतर, उनका जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, इक़दामात बड़े अच्छे होते हैं। पता नहीं ऐसे सिंध में क्यों नहीं होती चीज़ें। तो जी, मरीम नवाज़ ने दूसरे सूबों के तलबा के लिए भी अब होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी है। मतलब उनके मुताबिक कि भाई जो पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि जो दूसरे सूबे के लोग हैं, उनको भी अब स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। होनहार जो वो स्कीम है उनकी, होनहार स्कॉलरशिप स्कीम, उसकी मंजूरी दे दी है। अब इसकी डिटेल्स इस तरह से हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने दूसरे सूबों के तलबा के लिए ये इक़दाम किया है। और पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर उन्होंने 1,10,000 कर दी है। और उसके बाद उनका कहना है कि जो लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप्स हैं ये दीगर सूबों के तलबा का भी हक है, जिनमें आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों के तलबा भी शामिल हैं। और उन्होंने कहा ये बच्चे भी जो हैं वो हमारे अपने बच्चे हैं। इसके अलावा उन्होंने यही कहा कि मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फ़ीस पंजाब हुकूमत देगी, हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। तो इस तरह के इक़दामात सिंध गवर्नमेंट की जानिब से क्यों नहीं सामने आते? सिंध में तो घोस्ट स्कूल, घोस्ट मुलाजमीन, कितने सारे बच्चे आप देखें कि सड़कों पे, स्कूलों के अंदर आप जाएं तो वहाँ पर हालत ज़ार ऐसी होती है, दरवाजे टूटे हुए, डेस्क टूटी हुई, फिर अंदर स्कूलों में कुत्ते और पता नहीं क्या क्या 10,000 मसले। फिर वही बात आती है कि जैसे ताजिर शिकायत करके गए, तो इस तरह बाकी स्टूडेंट्स या हम लोग भी यही कहते हैं कि भाई इस तरह का कुछ हमारे यहाँ भी हो जाए। देखिए, इसमें दो बातें ज़रूर ज़हन में रखें। मसाइल हर जगह है, ऐसे नहीं है कि पंजाब में मसाइल नहीं है, वहाँ भी सरकारी स्कूलों में प्रॉब्लम्स है। कुछ परसेप्शन का मसला भी है। पंजाब बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिंध के बारे में एक अजीब व गरीब किस्म का परसेप्शन भी पैदा किया जाता है कि यहाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कुछ न कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है, कुछ मस्बत काम भी हो रहा है। ये जो स्कॉलरशिप का इशू है ये यहाँ भी है, यहाँ भी दूसरे सूबों के बल्कि दूसरे मुल्कों तक भी काफ़ी दूसरे मुल्कों के लोग इस कराची की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको सिंध हुकूमत की तरफ से स्कॉलरशिप दी जा रही है। नहीं, अब देखिए और चले, इस तरह दूसरे सूबों से हर तलीमी इदारे में, यूनिवर्सिटी सतह पर, कॉलेज सतह पर, हर तलीमी इदारे में दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स का कोटा है। और यहाँ भी दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम भी हैं, गिलगित के भी हैं, आज़ाद कश्मीर के भी हैं, दूसरे सूबों के भी हैं, और उनको भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जा रही है। असल बात ये है कि मैंने कहा कि पंजाब बहुत अच्छा काम कर रहा है, पंजाब के दीगर बड़े अच्छे काम हैं। पंजाब, अब हम हाल ही में लाहौर का दौरा करके आए तो सड़कें बहुत हमारे भी तो सीएम है ना, हमारे सीएम भी कुछ इस तरह के इकदाम कर लें कि स्टूडेंट्स जो है उनके बारे में बात करें, वोकल होकर बात करें। आजिज़ भाई, आपको लगता है कि अगर सिंध में तालीम के लिए इकदाम किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है ना कि स्टूडेंट जो हैं वो तो बोलेंगे भी, वो तारीफ भी करेंगे, लेकिन इस तरह के इकदाम सिंध में नहीं देखने में आते। अगर वो बात करेंगे तो वो जी मेगा सिटी प्रोजेक्ट है, सारा कुछ है, विजुअली बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कभी इस तरह के इकदाम सामने नहीं आते। हाँ, यहाँ पे लैपटॉप स्कीम देखें, वो पंजाब में बड़ा पुराना है, लैपटॉप स्कीम बड़े अरसे से जारी है, और वो उनका बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट है। आपको याद है कि बड़ी मुखालिफत हुई थी जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो इसकी बड़ी मुखालिफत की गई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बाद में खुद ही उसको चले जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है
और हमारी जो कराची पुलिस है ये भी कुछ एक्टिव हो जाए और ये भी कुछ जो है वो जो पेटी इश्यूज़ होते हैं ना स्टूडेंट्स के, एटलीस्ट अगर उन पर ही काम करना शुरू कर दे, छोटे छोटे मसलों के ऊपर ही काम करना शुरू कर दे, तो यकीन करें कि आवाम का जो ट्रस्ट है, स्टूडेंट का जो ट्रस्ट है, वो मज़ीद बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा हमारी सिंध गवर्नमेंट पे और हमारी पुलिस के ऊपर। तो शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक बहुत ज़बरदस्त प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से। हमारे साथ थे आजिज़ भाई और बैराज भाई, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जनाब यहाँ वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में एक बड़ी ऑनरेबल पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है। इनसे मिलवाने से पहले इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये है कॉन्सल जनरल ऑफ द रशियन फेडरेशन एंड्रे फेडरोफ, और ये इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इस वक्त ये हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है। तो इनसे बात करते हैं, आपको भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, वी आर वेरी डिलाइटेड टू हैव यू हियर। Very good morning. Yeah, good thank morning. you for this nice opportunity. Thank you for kind invitation. No. We are honored that you came to our show. Sir, first of all, how long you're staying here and how did you Karachi and how did you Karachi locals and foods and culture? You know, you'll be surprised. This is my 8th year I'm spending in that's really great. Karachi. So I was DCM some 10 years ago and I spent nice 5 years as Deputy Chief of Mission. Right. Then I made a pit stop, and then I was offered, and secretly I requested about this offer to come back to Karachi as Consul General. Okay, that's great. That's great. So, how's your experience in Karachi? Because you're living here, you know, you meet people and Karachi Heights. How did you find them? So I like Karachi very much. That is Okay. why I requested to be sent back to Karachi. Yeah. So people are lovely. I have a huge number of friends. Practically every evening I'm partying in Karachi Okay. with my friends, and I'm enjoying staying here. I'm enjoying sea. I like sea very much. So when I was choosing between Islamabad and Karachi, I said, send me to Karachi because there is seashore here. Yeah, obviously. And I like the city of lights. I like people. I like foods. I Okay. like festive atmosphere of So- Karachi evenings. So, which food you like eat most? You know, have you ever tried biryani? Yeah, of course. Of 12 course. spices biryani, you know, the famous traditional Karachi biryani. Kebabs and biryani. Kebabs and biryani. Different types of pulaus. But I have a sweet tooth. I like Karachi sweets. Kulfi is the best thing in the world I ever tried. I tasted. Okay, sorry. And I like a lot of kulfi. So You like a lot of kulfi. In So, the sir, have you tried the traditional pan of Karachi? Did you try the pan? Yes, some of them. Some of them, you know, one bunch of full of spice and you know full of you know a lot of things. Spice तो नहीं होगा लेकिन उसके अंदर जो बहुत सारी चीजें होती हैं. Pan, did you try pan? Yeah. Once. Okay. Acha, tell me about the culture of Karachi. How did you find people? How did you find you know style? Like you know, what do you want to say? Karachi is a very bright city, very colorful city. City full of joy, and we enjoying some dance group of Karachi people. We request them to come to our consulate parties. Okay, that's great. When we are celebrating something, we like museums of Karachi, and Mahatma Palace is one of the best museums. Yeah, that's the historic place. Mahatma Palace is a historic place. Yes. And you might know that Minister of Foreign Affairs of Pakistan was in Mahatma Palace during the first years of independence. Okay. So there is a nice museum of clothes and fabrics, traditional Sindh things. So I'm visiting different cities. I like these fortresses of Sindh. Sorry. So I saw a lot. You saw a lot. As I said, tell me about something that which thing you like the most in Karachi, that you will think about that, you know, this is amazing thing here, and you know, I will never ever forget wherever I will be you know, I will always remember this thing in Karachi. So I like architecture of old Karachi. The houses are very Old Karachi. Old Karachi. Okay. You know, new buildings are the same everywhere. You come to Dubai, you come to Karachi, you This see is the amazing. same. This is amazing. Or New York or Singapore, you see the skyscrapers made of glass, like Dolmen Mall or. They are almost same.
same, you know. Same. But the heart of Karachi, the spirit of Karachi, is the old architecture. And I'm enjoying. I'm visiting it very morning on Sunday when there are not many people, and you can make pictures of these houses. That's really great. That's really great. That's very interesting. But of course, the very nice experience of this architecture is Karda's museum, the house of his sister, where he planned to live after retirement. Right. That's amazing. This is a amazing. very, very good, preserved, nice sample of this Pakistani architecture. Pakistani architecture. As I said, did you find any similarity between Pakistani culture and Russian culture? Anything you think that, you know, this is similar? It was in Russia also. You know, there are few things. We are fond of families. All our relatives, cousins, brothers, sisters, this is the same thing, the same attitude. So, right. We are very fond of family traditions. That's really sweet. Then we are we have great respect to a guest. Yes. You know, if guest comes in Russia to your house, firstly you should feed the guest. Yes, obviously. The difference is, I will tell you, in Pakistan, in Karachi, firstly you come and you sit and talk 2-3 hours, then you eat. Then you eat, yeah. In Russia, it's vice versa. Firstly, you eat and then you talk 2-3 hours. Oh, that's this amazing. This is the only difference I can mention. Okay, that's really nice. Sir is saying कि जो हमारा family tradition है, ये इनको बड़ा similar लगता है रशिया से, और यहाँ पर फिर जब guest जो होते हैं उनको जिस तरह से treat किया जाता है, वो एक जो है वो difference बड़ा ज़बरदस्त रहा. तो अभी और पूछते हैं कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो और fascinate करती हैं. अच्छा, what is the thing you think in Karachi that should be changed or more developed and things will be great if it will happen? You know, I am not a Western style diplomat. They always criticize and give recommendations when they are not asked to give these recommendations. Okay. So I respect very much the spirit of the city. Of course, there are some slightly things must be changed. But let's people of Karachi decide what they should, what they think should be changed. Right. So, Acha sir, what do you think about clothing, about culture, about food, about hospitality, about people? How did you find them? People are very open-hearted, very full of love, joy. They are very kind, with very kind attitude to the guest. What about clothes? I visited several fashion shows of typical Pakistani dress. I enjoyed very much. Right. Some of them were in Karachi. For some of them I was invited to go to Lahore, but they were originally from Karachi. These fashion show was originally from Karachi. They went to Lahore. I enjoyed very much this tradition, and you have very nice dress. I'm wearing short shirt, दुपट्टा and गरारा, क्योंकि it's fashion और ये बड़ा in है, मतलब हमारे यहाँ जो है ये fashion बड़ा in है. Sir, you like कमीज शलवार? You like कमीज शलवार? I'm talking about men's wear. Yes, when it is hot, in my consulate, deep in my office, I am using this type of dress. Oh, that's really great. That's really great. You know. But this is a secret. Let's not speak about it. Okay. We will not ask much because he's saying that it's a secret. But Acha sir, tell us something about your journey in Karachi and your the most loving experience in Karachi. Best memory. What's your best memory in Karachi? Best memory are people. When I left Karachi, and I promised to my friends, Pakistani friends, to be back. They said, all diplomats say like that. You will forget about us as soon as you leave the airport. I said, no. And then I made a surprise for them. I knocked the door. When I appeared once again, I said, I give you a promise. I appeared once again. So that's really great. That's really great. Best memory are people of Karachi. And ambiance of the city of lights. You know, I like, sometimes I tell my driver and my people to go out in the evening just to drive around Karachi, just to see the city, to feel the spirit of the city. And to have tea or coffee in some small shops where I have friends and they always welcoming me.
Okay, ji, how sweet. Thank you very much, sir. Thanks you. a lot for coming on our show. We are really honored. You know, it was great talking to him. He's so nice. और जिस तरह से हमने आपको मिलवाया और उन्होंने शेयर किया कराची के बारे में कि ये जो सिटी ऑफ लाइट्स है, इसका कल्चर, इसके लोग जो हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं। तो इनका कहना यही है कि यहाँ के लोग जो हैं ये इनकी मेमोरी हैं और ये डेफिनेटली हमेशा याद रखते हैं। सो शो में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शो के टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी। वेलकम बैक। तो जनाब एक और ज़बरदस्त टॉपिक, और आज इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं कि इस टॉपिक के जो है वो दो इम्पैक्ट्स हैं। एक इम्पैक्ट तो ये है कि कोई खातून अगर ख़ुद से काम करना चाहती हैं और वो अपने घर में हैं, वालिद की मौजूदगी में काम कर रही हैं, अपनी करियर के लिए काम कर रही हैं, अपने शौक़ के लिए काम कर रही हैं, तो जो हमारी सोसाइटी है वो भी उनको उसी तरीके से ट्रीट करती है, टॉन्ट्स मारना, ताने मारना कि अच्छा तुम्हारा बाप तो तुमसे काम करवा रहा है। फिर उन्हीं खातून की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपनी करियर मेकिंग के लिए काम करती हैं, तो फिर भी उनके शौहर को ताने मारे जाते हैं कि देखो तुम्हारा शौहर तो तुमसे जॉब कराता है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट यही लोग जब रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो ऐसी लड़कियों का रिश्ता ढूंढते हैं जो पढ़ी लिखी भी हों और ये लड़कियां जो हैं हर तरह से उनका साथ भी दे सकें और ये लड़कियां जो हैं एक्टिव भी हों, फैशनेबल भी हों। लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी की ईगो आड़े आ जाती है, कोई ख़ानदानी प्रेशर, सोशल प्रेशर। तो इस वजह से ये ख़वातीन जो हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज की बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो कि डॉक्टर बन जाती हैं लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं करती जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनके हस्बैंड नहीं चाहते, वो उनका आपस का मसला है। लेकिन जहाँ पर मर्जी से अगर कोई खातून जॉब कर रही हैं तो भी उनको ताने मिलते हैं। दूसरा इम्पैक्ट जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि बहुत सारे ख़वातीन के जो शादियां होती हैं या उनका जो बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड होता है, उसमें जो मर्द हजरात हैं वो काम ही नहीं करते। जस्ट लाइक हम देखते हैं कि जो हमारी मेड्स वगैरह होती हैं या फिर दीगर इस तरह के तबकात होते हैं जिसमें ख़वातीन को घरों में भी जाके काम करना पड़ता है, ख़वातीन को बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती है और उनके जो शौहर हजरात होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते या फिर उन्होंने नशे किए होते हैं और वो लाजमी मलजूम जो है वो अपनी ख़वातीन को भेजते हैं और उनको ये स्ट्रेस देते हैं कि भाई तुमने ही कमाना है और तुमने ही खाना है। तो यहाँ ये दोनों बातें हैं और दोनों ही बातों में अगर कोई सर्वाइव कर रहा है तो वो खातून सर्वाइव कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत भाई। लियाकत भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? देखिए, सवाल मैंने आपका सुना और बहुत सारी चीज़ें आपने उसके अंदर डिस्कस की जो ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि मर्द और औरत जो है, देखिए हम दोनों अशरफुल मखलूक़ात हैं और जिस तरह मर्द के राइट्स हैं इस तरह औरत के राइट्स भी हैं ना। देखिए, अगर मर्द तालीम हासिल करता है तो औरत को भी तालीम मिलनी चाहिए। सही। देखिए, मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को इसलिए जो है ना, देखिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि जब आपके बच्चे बड़े होते हैं आप उनको जो है ना बेहतर तालीम दें, आप उनको जो है ना वेल एजुकेटेड करें और आप उनको जो है ना साथ साथ जो है ना उनको एक्सपीरियंस भी दें ना। ठीक है, देखें जो ख़वातीन घरों में काम करती हैं, अपना घरों में काम करती हैं या ऑफिस के अंदर काम करती हैं या दूसरे जो है ना स्कूल में टीचिंग करती हैं, देखिए ये जो ख़वातीन होती हैं ये जब अपने घर से बाहर निकलती हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और वहाँ पे वो खुद अपना अर्निंग करना सीखती हैं, बात करना सीखती हैं, माशरे को जो है ना फेस करना सीखती हैं। देखिए, ये हर पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपनी बेटे के साथ साथ अपनी बेटियों की जो है ना आप उनको इस तरह तैयार करें, उनकी सपोर्ट करें, आप उनकी ग्रूमिंग करें ताकि कल आपके मरने के बाद वो आपकी बच्ची जो है ना परेशानी में नहीं हो। एक खातून जो घर से निकलती नहीं है, उसको शहर का रास्ता पता नहीं है, उसके बाद तालीम नहीं है, तो कल अगर उसकी शादी हो जाती है, अगर उसको हस्बैंड छोड़ देता है तो वो क्या करेगी जो ना, वो किस तरीके से सर्वाइव करेगी जो ना, उसको किस तरीके से जाके अपनी अर्निंग करनी है। देखिए, पहली बात तो यह है कि बेसिक चीज़ जो है हमें अपनी बच्चियों को तालीम देनी चाहिए, दीनी तालीम देनी चाहिए, दुनियावी तालीम देनी चाहिए। उसके बाद उनको उनकी सपोर्ट करनी चाहिए उनको जो है उनको हम इनकरेज करेंगे ताकि जो है ना वो आगे बढ़ सकें जो ना। अगर वो डॉक्टर बनना चाहती हैं तो आप उसको जो है ना उसी फील्ड के अंदर लेके जाएं, उनको डॉक्टर बनाएं। अगर वो वकील बनना चाहती हैं तो आप उनको अच्छी तालीम दें, ला के हवाले से तालीम दें, उनको किसी अच्छी फर्म के अंदर जो है ना आप उसको जो है वहाँ ज्वाइन करवाएं ताकि वो जाके जो है ना काम सीखे और आगे जाके जो है ना मुल्क के लिए, मुआशरे के लिए जो है ना वो और अपने हक़ के लिए जो है ना दूसरों के हकूक़ के लिए वो लड़ना सीखे। बहुत सारी ख़वातीन हमारी बहनें हम देखते हैं जो है ना स्टूडेंट लाइफ से जो है वो कॉलेज में आती हैं, यूनिवर्सिटी में आती हैं, उसके बाद हमने देखा कि वो जब कोर्ट के अंदर आती हैं तो देखें तालीम अपनी जगह पे, एक्सपीरियंस अपनी जगह पे जो ना, फिर वहाँ पे उनको आगे जो एक्सपीरियंस गेन करना होता है कि किस तरीके से जो है
सीनियर के साथ जाना है कोर्ट में, केस को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तैयारी कैसे करनी है, क्लाइंट से किस तरीके से बात करनी है, जज से रिलीफ कैसे लेना है, क्लाइंट को कैसे जो ना उसका हक उसको दिलवाना है। तो देखिए ये बेसिक चीज़ें ना एक्सपीरियंस है जो ना, और ये जब तक हम अपने बच्चों के अंदर नहीं लेके आएंगे, उनको बात करने का तरीका नहीं सिखाएंगे, उनको मैनर नहीं सिखाएंगे, उनको तालीम नहीं देंगे, तो ये आगे जो है ना हमारे बच्चों को चलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। आपको बहुत सारी खवातीन देखें, लेकिन हम सब इंसान जो है ना एक जैसे हैं जी। अब आप देखें बहुत सारी खवातीन, आपने अभी कहा ना कि घरों में काम करती हैं, बिल्कुल घरों में काम करती हैं, क्योंकि वेल एजुकेटेड नहीं है, उनको तालीम नहीं दी गई, उनकी तरबियत नहीं की गई, उनको काम नहीं, उनको हुनर नहीं दिया गया, जिस वजह से जो है ना वो मजबूर हैं। ठीक है, उनको सिर्फ इसलिए जो है ना वो घरों के अंदर कैद करके रखा गया कि आपने घर के बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, ये माशरा बहुत बुरा है। देखिए देखें माशरा बुरा नहीं है, हमें चाहिए कि हमें जो है ना जब उनको सपोर्ट करेंगे वो कहेंगे माशरा बुरा नहीं, आपको माशरे के अंदर रह के चलना है। आपको किस तरीके से वो करना है। अगर उन बच्चियों को अगर वो कल उनकी शादी हो जाती है और आपने जैसे अभी कहा कि हस्बैंड, एक कॉलर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, सब कैसी हैं? यही बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। पहले जी लियाकत साहब को बहुत सलाम हो। देखिए लियाकत भाई की एक सबसे बड़ी खूबी है कि एजुकेट ही नहीं है, बड़े अच्छे काउंसलर हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैंने देखिए अभी इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि माशरा खराब नहीं है, हमारा माशरा इतना खराब नहीं जब तो प्रेजेंट किया जाए। एक्चुअली हाउ टू टैकल द पीपल, ये ट्रेनिंग जो है ना बाप को माँ को अपने बच्चों को देना आपका फर्ज है। इन्होंने देखें सब आप भी काम करती है, मेरी नज़र के अंदर जो है ना मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी खवातीन जब काम करती है तो हमें उसी ऑनर के साथ उनको रखना चाहिए जिस तरह वो हम एक मर्द को देते हैं। उसकी वजह ये कि एक ये ज़माना ऐसा है सबा कि दोनों मियाँ बीवी काम नहीं करेंगे, आप सर्वाइवल नहीं होगा आपका, आपको काम करना ज़रूरी है। लेकिन जब वो काम करती हैं खवातीन तो उसी तरह जिस तरह मर्द घर पे आता है ना तो उसको बच्चे पानी को पूछते हैं और उसके पीछे, लेकिन औरत के साथ प्रॉब्लम ये कि हर आदमी खड़ा होता है कि तुमने ये काम करना है, ये खाना बनाना है, उसकी तकलीफ को कोई नहीं जानता, उस पेन को जो लेके आती है ना, जो थकन को, उसको भी रेक्टिफाई करना हमारा फर्ज है, क्योंकि मैं भी फील करता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात लियाकत भाई से मुझे ये करनी है। लियाकत भाई मसला ये है कि हमारे यहाँ जब औरतें काम करने लगती हैं तो एक मसला ये हो जाता है कि एक लगता है कि औरत अगर ज्यादा कमाने लगती है तो मर्द को जरा तकलीफ हो जाती है, तो उस तकलीफ को कैसे दूर करें, उस साइकिल को कैसे चेंज करें। और दूसरी बात है कि जो हम माशरे के अंदर आपने कहा ना लोग हमें वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, असल एम्पावरमेंट ये है कि जब आप एक पढ़ी लड़की को लाते हैं, काम करने वाली लड़की को इसलिए लाते हैं कि वो अर्निंग मेंबर बन जाए, लेकिन जब वो एक ऑफिस में काम कर रही होती है, उससे लोगों के वास्ते पड़ते हैं और वो जाहिर उसका कनेक्शन होता है, किसी गलत मायनों में नहीं, लेकिन उसको हम गलत मायनों में क्यों ले आते हैं, हम शक की निगाह से क्यों देते हैं, इसमें दिल की कुशादगी कितनी जरूरी है, यही मेरा सवाल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया याया, आपका जो क्वेश्चन है वो आ गया है। और याया के क्वेश्चन के साथ जो है वो फहद ने कहा है कि ब्रेक भी आ गया है, तो फिर हम जाएंगे ब्रेक पर, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो लियाकत भाई मेरे साथ मौजूद हैं, और लियाकत भाई अभी जो कॉलर थे हमारे वो यही आपसे सवालात कर रहे थे कि भाई ये जो डिफरेंस है ये किस तरीके से ख़त्म हो। और फिर दूसरा वही जो मेरा क्वेश्चन था कि जो इस तरह की डिप्राइव बैकग्राउंड से ख़वातीन हैं जिनके ऊपर ये मतलब एक कहना चाहिए ना कि मुसल्लत किया हुआ है कि भाई यू हैव टू वर्क, ये किस तरह से अपने आप को इस मुसीबत से निकाल सकती हैं? देखें ये तो वैसे जाती है कि देखें जब कोई मर्द शादी करता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बैठ के घर में बैठा रहे और उसकी बीवी काम करती रहे। देखिए मर्द की जिम्मेदारी है, चाहे वो नशा करता है या जो भी करता है, आप उसका इलाज करें और उसको पाबंद करें कि भाई वो अपने जाके काम करे और बीवी को बच्चों को खर्चा दे। ये कि नहीं कि बीवी की जिम्मेदारी है कि जो है ना वो जाके घरों में काम करे या उसके लिए फैक्ट्री में काम करे और उसके बाद उसको पैसे ला के दे, तो ये तो जाती है। बाकी दूसरा एक कॉलर ने कहा था कि कोई खातून अगर अच्छा काम करती है तो फिर जेलसी होना शुरू हो जाती है और उसके अलावा जो है ना वो उसके कोई ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, ताल्लुक जोड़ने। लेकिन ये हमारे जहनों की खराबी है। इस जहनों की खराबी जो है ना, देखें किसी भी इदारे के अंदर अगर कोई शख्स काम करता है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको हमें सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो आगे और अच्छा काम करे। जो है यहाँ उसको डिस्करेज करना या एलिगेशन लगाना या जो है ना तरह तरह के लिए जो है ना उससे जेलसपन दिखाना, ये चीज़ जो है ना नहीं होनी चाहिए। और इससे ये अक्कासी होती है कि हमारे जो जहन है ना, ये छोटे जहन के लोग हैं हम दोनों, कि हमें छोटे जहन का नहीं, हमें फराख दिली से जो है ना, अगर कोई खातून बढ़ना चाहती है, खिदमत करना चाहती है, काम करना चाहती है, उसको बिल्कुल करने दें, आप उसकी सपोर्ट करें, आप देखें, उससे सीखें जो है ना। तो इससे ये नहीं मकसद कि जो है ना आप उसको दबाने की कोशिश करें जो है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, देखें माशरे के अंदर जिस तरीके से हम लेनी चाहिए उस तरीके से हम नहीं वो कर रहे हैं। देखें हम देखते हैं ख़वातीन
उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। वो सुबह नौकरी के लिए निकलती हैं, फैक्ट्री में काम करती हैं, दफातर में काम करती हैं, उसके बाद घरों में जाती हैं। उनके लिए बिल्कुल सही आपने कहा कि 50 काम और होते हैं, बच्चों का ख्याल करना, घर का काम काज करना, उसके बाद घर वालों के खाने बनाना। तो ये चीज़ें जो है ना, देखिए इसीलिए जो है ना अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए। लेकिन जब तालीम होगी वो कोई सरकारी मुलाजिम बनेंगी या आगे बिल्कुल सही कह रहे हैं तरक्की करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे। लोगों को तालीम की तरफ आना चाहिए। और अगर जो तालीम याफ्ता लड़कियां हैं वो डेफिनेटली अगर काम करती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, उनको आप ताने ना मारें, क्योंकि इन दी एंड आपकी जो बेटियां हैं उन्होंने भी पढ़ लिखना है और फिर उसके बाद उनके भी ड्रीम्स होंगे, वो भी अपना करियर जो है वो परस्यू करेंगी। तो लोगों को जिस तरह वो जीना चाहते हैं उन्हें जीने दें। लियाकत भाई हमारे शो पर इस वक्त मौजूद थे। तो जनाब इस वक्त जो हमने शो में ओवरऑल डिस्कशन की, उस डिस्कशन का मकसद ही यही है कि कम से कम उन लोगों को ये एजुकेशन दी जाए कि अगर कोई कपल, कोई लड़की, कोई खातून काम कर रही हैं तो प्लीज़ उनको टॉन्ट ना मारें, उनको ताने ना दें। वो जाहिर है अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से काम करी होंगी, अपने फादर की, अपनी भाई की मर्ज़ी से काम करी होंगी। और उसके पैरेलल जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जो ख़वातीन जबरन काम कर रही हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी जो बहुत सारी मेड्स हैं या दीगर और भी शोबों में काम करने वाली ख़वातीन होती हैं जिनके हस्बैंड नहीं कुछ काम करते, उन ख़वातीन के लिए भी आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है। शो में या वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको मज़ीद मेहमानों से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो एक और अहम टॉपिक जो आज डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है और ये है मेडिसिन से रिलेटेड। और मेडिसिन में जब दवाइयों की बात हम करते हैं तो दवाइयों की बातों में हमारी जो सबसे पहली चॉइस होती है वो ये होती है कि भाई हम घर में ही आराम कर लें, घर में ही कोई टोटका कर लें, घर में ही जो है वो कोई सादी सी दवाई खा लें, ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम नहीं जाते कि हम डॉक्टर के जाएं, क्योंकि हमें ये पता होता है भाई वो एंटीबायोटिक दे देनी है उसने। और एंटीबायोटिक जो है ना उसका पता नहीं फोबिया कोई सालों साल से चलता आ रहा है, नहीं ज़्यादा नहीं खानी, एंटीबायोटिक खाने से ऐसे हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ये सारे मिथ्स, ये सारी चीज़ें, इतना खौफ डर क्यों? और एंटीबायोटिक ना खाने की वजह से इन्फेक्शन का बढ़ जाना, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाना, फिर घर में ही आप रहते हैं, फिर उसके बाद जब आप जाते हैं तो फिर डॉक्टर के जाके आप एंटीबायोटिक नहीं खा रहे होते, फिर डॉक्टर आपको सीधा हॉस्पिटल रेकमेंड करता है। तो ये सारी सूरत हाल, इस पर बात करने के लिए रफ़त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ डॉक्टर तारिक मसूद भी मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, ये बताएं सर कि ये क्या आपके पास भी बड़े सारे पेशेंट आते होंगे जो कहते होंगे सर अभी पहले प्रिस्क्रिप्शन में प्लीज़ एंटीबायोटिक नहीं दीजिएगा, ये क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा। मैं असल में आज का जो मौजू है बड़ा तवज्जो तलब है और कई सालों से इस पे बात हो रही है। तो इसका आगाज़ कुछ यूँ करूँगा जी कि ताज़ा हवा की हिर्स में ऐ साकनाने शहर, इतने न दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े, दुश्मन बढ़ाए हाथ तो तुम भी बढ़ाओ हाथ, ऐसा ना हो कि सर से दस्तार गिर पड़े। अब दुश्मन सिर्फ वही नहीं होता जो आपकी सरहदों का दुश्मन है, सिर्फ वो दुश्मन नहीं है जो आपके कबाइल का दुश्मन है, और वो नहीं है जो आपकी खुसूसियात का दुश्मन है। इस ज़िंदगी में बहुत सारे दुश्मन आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, दोस्त भी मौजूद हैं। अब इसमें एक तज़किरा आता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का, जरासीम, बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगाई, इनके लिए जो दवाएं खाई जाती हैं उनको जो बैक्टीरिया के लिए खाई जाती हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन के लिए खाई जाती है उनको एंटीवायरल कहते हैं, जो पैरासाइट्स के लिए खाई जाती हैं उनको एंटी पैरासाइट्स कहते हैं। मुख्तलिफ नौइयत की मुख्तलिफ दवाएं होती हैं। सही। बुनियादी तौर पे जो है 1897 में ये कॉन्सेप्ट इस तरह शुरू हुआ था कि एक साइंसदान थे, उन्होंने फ्रांसीसी साइंसदान ने उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि कुछ फंगस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया को मार सकते हैं। फिर 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में पेनिसिलिन दरियाफ्त की थी। वो बड़ा इनकलाबी किस्म का वक्त था। सही। फिर उसके बाद ये हुआ कि 1940 में जो है पेनिसिलिन तो दरियाफ्त हो चुकी थी, उसको मज़ीद एडवांस उसकी शक्लें आ गई। तो इन्हीं दौरान जब
दूसरी जंग अजीम में बहुत सारी जो है अमवात थी, वहाँ पे इस एंटीबायोटिक तो सर ये जो फर्स्ट ड्रग इंट्रोड्यूस हुई थी ये पेनिसिलिन ही थी? पेनिसिलिन सबसे पहले। पेनिसिलिन सबसे पहले, ठीक। पेनिसिलिन क्या था कि एक जो है फंगस है, उसने बैक्टीरिया सबसे पहले स्टैफ को किल किया था, तो उससे कंसेप्ट डेवलप हुआ। फिर 1943 में एक और ज़बरदस्त बात हुई कि स्ट्रेप्टोमाइसिन आ गई। उस वक्त लोग टीबी से मर जाते थे, तो जब टीबी से मरने वालों की स्ट्रेप्टोमाइसिन आ गई तो फिर तो एक इनकलाब आ गया उसी ज़माने में। अच्छा, स्ट्रेप्टोमाइसिन कब आई? 1943 में। अच्छा, 1943, सही, ठीक। फिर उसके बाद ये हुआ कि 1950s में जो है टेट्रासाइक्लिन आ गए। अच्छा। इस दौरान जब दूसरी जंग अजीम चल रही थी तो इन एंटीबायोटिक्स ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोल अदा किया था पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में। हाँ। अच्छा, एंटीबायोटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सही तौर पे प्रॉपर जगह पे इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ब्लेसिंग्स। आप उनसे पूछें जिनकी जानें ज़ाया हो जाती हैं ना होने की वजह से। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हर चीज़ का इस्तेमाल जो है ना फिर बेजा इस्तेमाल जो हो जाता है वो उसमें बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं। अच्छा सर, चलें ठीक है, ये तो आपने एक बड़ी ज़बरदस्त डिटेल हमारे साथ में शेयर की। अब आप क्योंकि खुद कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे और ज़ाहिर है वो आप उनकी ख्वाहिश की कि कुछ ऐसा हो कि भाई एक सादा सा प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए, जो डॉक्टर की फॉर्मूला मेडिसिन होती है वही सिरप के साथ वो मिल जाए और एंटीबायोटिक से जो है वो जान छूट जाए। ठीक है, एंटीबायोटिक ना खाएं, लेकिन एंटीबायोटिक ना खाने की वजह से कई इन्फेक्शंस, कई ऐसी चीज़ें होती हैं। आपका गला ख़राब है, अब आप एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका गला ख़राब रहेगा और फिर मज़ीद आपको इन्फेक्शन होगा। क्यों लोग डरते क्यों हैं? वो बेचारे मारे हुए हैं इस माशरे के तबीबों से। लेकिन सर उसमें एक बात ये ना, आप डॉक्टर्स, आप जितने भी डॉक्टर हजरात हैं, आप लोगों ने ही तो ये बात मशहूर की हुई कि एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स बड़े सारे होते हैं। तो अब जब डॉक्टर्स ही ये कहेंगे तो फिर पेशेंट तो डरेंगे। सुने, अब इसमें ये होता है कि इल्म जो होता है ना, अधूरा इल्म जो है तो हमेशा नुकसानदेह होता है। अब कहाँ पे किसको कौन सी दवा देनी है, कब उसकी छुड़वानी है, कब तक खानी है, ये तो एक जो उस फील्ड का जो माहिर होगा वही बताएगा। मसला है कि हमारे माशरे में हर कोई माहिर है जिसने एक दफ़ा कोई दवा इस्तेमाल की, वो कहेगा मैंने फलां ज़माने में एरिथ्रोमाइसिन खाई थी, तुम भी खा लो। फिर वो उसके जैसे ये एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस का। ये WHO ने टॉप 10 जो टॉपिक्स हैं हेल्थ के उसमें से करार दे दिए कि एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल। फ़र्ज़ करें आजकल का मौसम है, अब तो खैर मौसम काफ़ी बेहतर हो गया, जब ये शुरू में सर्दी शुरू हुई थी तो जब कोई भी मौसम बदलता है तो उस मौसम के कुछ वायरसेस जो है सर उठाते हैं। और उसमें सिंपल क्या करना होता है, आपने रेस्ट करना होता है, एनाल्जेसिक खाना होता है और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाना होता है। देखिए एंटीबायोटिक्स में वो इस्तेमाल जब होता है जब आप पहले तय कर लें कि वाकई इनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गले में है, यूरिन में है, स्किन में है, किसी जगह पे है, तो फिर तो आप प्रॉपर उसका इस्तेमाल करें। आइडियल पहले यह है कि उसका कल्चर हो, उसमें पता चल जाएगा बैक्टीरिया कौन सा, उसकी दवा कौन सी। नहीं सर, चलिए ये आइडियली हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। हाँ। लेकिन बड़ा आसान है क्लिनिकली जज करना कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है, सिम्टम से पता चल जाएगा, एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा। और एक तजर्बाकार डॉक्टर बड़ा आराम से बता देगा। भाई चले ठीक है, रिफत भी हमारे साथ मौजूद है, रिफत से इस मसले पे बात करते हैं। तजर्बाकार डॉक्टर, ठीक है रिफत, अब ये तजर्बाकार डॉक्टर से आपने मुझे देख के घूरना शुरू कर दिया क्योंकि रिफत को पता है कि अब मैंने रिफत से पूछने वो वाले सवाल जो एक मरीज होते हैं, आवाम के दिल में वो सारे सवाल होते हैं। बिल्कुल, ये जो तजर्बाकार डॉक्टर्स होते हैं यही पेशेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि देखिए मैंने आपको बहुत हल्की दवाइयाँ लिख के दी हैं, इसमें जो एंटीबायोटिक है ना वो बहुत हल्की वाली है। मतलब ये जो बिल्कुल अवामी ज़बान में जो आसान ज़बान में जो है ना वो मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि भाई मैं एक पेशेंट हूँ, मैं आपके पास आई हूँ, मुझे हो गया है जी नज़ला, बुखार, खांसी, मैं ये चाहती हूँ कि मैं सादा सिंपल फार्मूला दवाई आपसे लेके जाऊँ और मैं ठीक हो जाऊँ और आप मुझे कोई रेमेडी बता दें, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे एंटीबायोटिक लिख के देंगी तो मैं आपसे कहूँगी अच्छा इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, अब ये 3 दिन खानी होगी, अच्छा ठीक है। तो ये इस तरह के जो आपके पास पेशेंट आते हैं तो इनको आप ही लोग सजेस्ट करते हैं ना कि भाई ठीक है आपको हमने एंटीबायोटिक नहीं दी अभी तो आप इसी से ठीक हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट विजिट पे आप आएँ तो आप फिर एंटीबायोटिक खा लीजिएगा। ये क्या प्रॉब्लम क्या है? फिर लोग डरते हैं,
दूसरा परसेप्शन ये है कि लोग डरते भी एंटीबायोटिक खाने से कि हमें तो डॉक्टर ने ही तो कहा है कि इसका साइड इफेक्ट होता है। ये ज़रा थोड़ा क्लियर करें, ये सब क्या चल रहा है ये? देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने इतना खूबसूरती से एक्सप्लेन किया इस बात को, बात सारी यही है कि आपने वो नीम हकीमी नहीं करना है। लोगों को डर और खौफ किस वक्त आता है? जब उनके पास किसी भी प्रॉब्लम की पूरी नॉलेज नहीं होती है, दे हैव अ पार्शियल नॉलेज, आधी अधूरी एक मालूमात है उनके पास। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बीइंग एन एक्सपर्ट डॉक्टर, हमें मरीज को मुआयना करते ही पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई वायरस इन्फेक्शन कर रहा है या फिर हमें बैक्टीरिया का फोकस नजर आ गया। सही। तो जब आपको बैक्टीरिया का फोकस आ जाता है, 2 मिनट निकाल के पेरेंट्स को थोड़ी वजाहत भी कर दें कि मुझे ये निशानी मिल रही है आपके जिस्म में या बच्चे के जिस्म में, मैं तो बच्चे देखती हूँ कि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, हाँ इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत मुझे नजर आ रही है क्योंकि आई एम अ प्रोफेशनल, मुझे ये चीज़ नजर आ रही है, मेरी पढ़ाई है, मेरी तालीम है और उसमें ये एंटीबायोटिक है जो मुझे आपके बच्चे को प्रिस्क्राइब करनी है। अगर वो ऐसी एंटीबायोटिक है जिसकी कुछ नज़ाकतें हैं या जिसकी कोई साइड इफेक्ट है, यस डू मेंशन देम, लेकिन एट द सेम टाइम आपने एजुकेट क्या करना है? आपने एजुकेट ये करना है कि बीइंग अ पेरेंट आपको तो सिर्फ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, आपको सिर्फ बुखार और तकलीफ नजर आ रही है, मुझे इन्फेक्शन के आसार नजर आ रहे हैं, यानी मेरा देखना और आपका परखना दो थोड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आज मैंने देखे आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर लिए, लेकिन कल को दोबारा इस तरह के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं तो भी आपने वजाहत कराकर ही दवाई शुरू करनी है। खुद से ये नहीं सोचना कि पिछले महीने ये मसला था, डॉक्टर ने ये एंटीबायोटिक दी थी तो मैं खुद से शुरू करवा देती हूँ, ये आपने नहीं करना। सो दिस इज हाउ यू एजुकेट। अच्छा, फिर आप एंटीबायोटिक नहीं भी लिख रहे हैं ना, तो भी वजाहत करें आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, और फिर आपने उनको गाइड भी उसी तरीके से करना है कि इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है क्योंकि मुझे ये मसला इसमें नजर नहीं आया, तो बराए मेहरबानी इसके उसके कहने पे शुरू भी मत करना, और फिर अगर जरूरत है तो बराए मेहरबानी उसके कहने पे रोक मत देना। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि हम लोग जितने भी हैं, अगर आपको सर दर्द है, पट्ठों में दर्द है, नी पेन है, या फिर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, फीवर है, एलर्जी है, तो पहली प्रायोरिटी हम सबकी होती है जो घर में दवा अवेलेबल है वो खा ली जाए। उसके बाद जब बुखार नहीं उतरता तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स और दीगर चीज़ें भी देते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग डरने भी लग जाते हैं कि भाई अगर हम इतनी सारी एंटीबायोटिक खाएंगे तो पहला फेयर जो मैं आपको बताती हूँ जो एंटीबायोटिक से लोगों को आता है, ये तुम्हारा मैदा ख़राब कर देगी, अच्छा ये एंटीबायोटिक तुम्हारा रंग जला देगी, एंटीबायोटिक खा खा के हमारा जो है ना वो रंग ही काला हो गया है, फलाने को टाइफाइड, मुझे मैं अपनी आपको बात बताती हूँ कि मुझे हुआ टाइफाइड, मुझे 2 से 3 दफ़ा टाइफाइड हुआ, ठीक है, तो मुझे नहीं पता, हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि मेरा कलर यानी बहुत ज़्यादा फेयर था, टाइफाइड होने के बाद मेरा कलर बहुत ज़्यादा जो है वो डल हुआ, और फिर अब ये है कि आपको फील होता है कि वो 2 टोन में। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि सर इस तरह की मिथ्स ये वाकई है, ये जो मैंने भी आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि क्या वाकई मैं सही कह रही हूँ कि ऐसा ही है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम तो कहते हैं वो दवा उसका इफेक्ट ही नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ एक तराजू रखना होता है, उसमें फैसला ये करना होता है कि मैं साइड इफेक्ट को फ़र्ज़ करें रंग काला हो रहा है लेकिन उसकी ज़िंदगी जा रही है, तो मैं उसको रंगत को तरजीह दूंगा या उसकी ज़िंदगी को तरजीह दूंगा? मैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस को तरजीह दूंगा। नहीं, लेकिन मैं वैसे आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो मैंने आपको इफेक्ट्स कुछ बताए ये वाकई होते हैं इसके? आप बताऊं मैं इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का पाकिस्तान में आ रहा है वो ये है कि टाइफाइड की जितनी दवाएं हैं उन सब की रेजिस्टेंस आ रही है, और टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन इतनी होती हैं कि मैं अगर बयान करना शुरू करूं लोग वैसे ही परेशान हो जाएंगे। पहली हमारी कौम जो है मईशत से परेशान है और मैं भी परेशान हो जाऊंगी सर, मुझे भी हो चुका है तो मसला, लेकिन मैं बताऊं टाइफाइड की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। हम बचपन में होते थे, एक दवा आती थी क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमास्टीन नाम हम नहीं ले सकते लेकिन जेनेरिक तो ले सकते हैं। सर बस थोड़ा सा कंक्लूड कर दें, थोड़ा टाइम जो है ना बहुत शॉर्ट है। क्लोरमास्टीन जो है टाइफाइड का बेहतरीन इलाज होता था, जिसको भी देते थे ठीक हो जाती थी। फिर क्या हुआ, उन लोगों ने बाहर टाइफाइड वालों को भी टाइफाइड डायग्नोज शुरू करने में उसकी रेजिस्टेंस आ गई। फिर एक दवा ज़माना आया तो सेप्ट्रॉन का ज़माना आ गया, उसने बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट। फिर इस तरह क्यूनोलोन्स का ज़माना आ गया, क्यूनोलोन अब तक इन दी एंड वाकई एंटीबायोटिक के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और लोग जिस होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को उन साइड इफेक्ट को बताना चाहिए। फर्स्ट करें मसले कि खाली पेट जो है क्या कौन सी खानी है कौन सी नहीं। चलिए जी ठीक है, ये सर का कहना ये है, तारिक मसूद साहब का कहना ये है कि भाई डॉक्टर्स को गाइड करना चाहिए, एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट होते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आप ना खाएं। हमारे साथ रिफत मौजूद थी, डॉक्टर साहब मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया, लेकिन टॉपिक जो है वो बड़ा लंबा है और बड़ा लेंदी है, लेकिन ऑब्वियसली जाना तो है क्योंकि कल वापस आना है। तो आज का शो कैसे लगा ये ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।